Let us start with chapter number 8 of class 9th, motion. Let us first study what exactly the word motion means. आमतौर पर हम डेली लाइफ में चीज़ों को अपनी पोजीशन बदलते हुए देखते हैं. इसी चेंज ऑफ पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चीज़ें अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं? मोशन. हम चिड़ियों को उड़ते हुए देखते हैं, फिश स्विम कर रही है, पत्ते झड़ रहे हैं, कार्स व्हीकल्स रोड्स पर मूव कर रही हैं. ये सब फिनोमेना क्या है? मोशन, बिकॉज वो मूव कर रही हैं. सो in everyday life we see some objects at rest and others in motion. Birds fly, fish swim, blood flows through veins and arteries and cars move. इवन अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करें, वहीं हम बहुत बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स की बात करें तो वो भी सब मूव करते हैं, राइट? सो दिस ऑल फिनोमेना ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड मोशन. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. So, we often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. कई बार हमें चीज़ें डायरेक्टली मूव होती नहीं दिखती, हम किसी और फिनोमेना से ये हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं दैट द थिंग्स आर मूविंग. फॉर एग्जाम्पल, जब हवा चलती है तो हवा किसी को चलती हुई नहीं दिखती, लेकिन क्योंकि पत्ते झड़ रहे हैं और जो कपड़े हैं वो सूख रहे हैं, थोड़े से उड़ रहे हैं, तो हम उनसे क्या इन्फर करते हैं, उनसे क्या डिराइव करते हैं कंक्लूजन कि हवा चल रही है, जबकि हवा चलती हुई किसी को नहीं दिखती. सिमिलरली जो हम अर्थ पर खड़े हैं, हम सबको पता है कि सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, बट हैव वी एवर सीन द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन? नो. पर क्या होता है जब दिन रात होते हैं या सीजन्स चेंज होते हैं, इन फिनोमेना को हम किस चीज से एक्सप्लेन करते हैं? दैट द अर्थ इज मूविंग, इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इन्हीं के कारण उसकी मूवमेंट, जो अर्थ की मूवमेंट है अराउंड द सन एंड ऑन इट्स ओन एक्सिस, इन्हीं वजह से दिन रात या फिर सीजन्स चेंज होते हैं. सो व्हाट कॉजेज द फिनोमेना ऑफ sunset, sunrise and changing of season? It is due to the motion of earth. If it is true, why don't we directly perceive the motion of earth? क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है कि हमें वो नजर नहीं आता, उसका मूवमेंट नजर नहीं आता. So an object may appear to be moving for one person and stationary for some other. कुछ लोगों के लिए वही चीज हो सकता है स्टेशनरी हो, और कुछ के लिए हो सकता है वही चीज उस समय मोशन में हो. अब ये कैसे पॉसिबल है? आप कभी भी बस में ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप बस में बैठे हैं तो आपके लिए तो आप मूव नहीं कर रहे. यू आर सिटिंग ऑन वन प्लेस. आर यू मूविंग? नो, द बस इज मूविंग. आपके साथ जो पैसेंजर बैठा है नेक्स्ट सीट पे, वो भी आइडल बैठा है. ही इज ऑल्सो नॉट मूविंग, ही इज एट रेस्ट. तो आपके लिए आप और जो नेक्स्ट पैसेंजर है, ही इज एट रेस्ट बिकॉज यू आर नॉट डायरेक्टली मूविंग. लेकिन जो इंसान बस के बाहर नीचे खड़ा होगा, जब बस चलेगी तो उसे क्या दिखेगा कि बस भी चल रही है और उसमें बैठे लोग भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बदल रही है. सिमिलरली जब आप बस में ही बैठे होते हैं तो बाहर के पेड़ मूव नहीं करते, एंड नीदर दे आर मूविंग नॉर दे कैन. बट जब आप बस में बैठकर चल रहे होते हैं, बस चल रही होती है, तो बाहर के पेड़ कैसा लग रहा होता है कि वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं. तो जो नीचे इंसान खड़ा होगा उसके लिए तो पेड़ स्टेशनरी है, उसको क्या लग रहा है और दिख भी रहा है कि पेड़ क्या है? स्टेशनरी है. बट मूविंग बस से जब आप बाहर पेड़ों को देखते हो तो आपको वो क्या लगते हैं? मूविंग लगते हैं, राइट? सो इसीलिए कहा गया है दैट एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर. फॉर द पैसेंजर्स इन अ मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स. A person standing on the roadside perceives the bus along with the passengers as moving. However, a passenger inside the bus, he sees his fellow passengers to be at rest. And what do these observations indicate? इन observations का मतलब क्या है? That we can infer that most मोशंस आर कॉम्प्लेक्स. हमें अब क्या समझ आ गया कि मोशन का कंसेप्ट जो हम बात कर रहे हैं वो इतना भी आसान या सिंपल नहीं है, इट इज कॉम्प्लेक्स. सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ. ये तो हम जानते ही हैं कि या तो चीज सीधी सीधी चलेगी या कोई भी पाथ ले सकती है. इट इज नॉट डेफिनेट कि व्हाट काइंड ऑफ पाथ द मोशन विल टेक. सो इट कैन बी इन अ स्ट्रेट लाइन. तो अब स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होती है कि जब कोई भी चीज
एक डायरेक्शन में चलती जाए और अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, दैट इज कॉल्ड द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन्स, राइट? सो मोशन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है और मोशन सर्कुलर पाथ में भी हो सकता है. सम में रोटेट एंड अ फ्यू अदर्स में वाइब्रेट. इवन जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी छोटी छोटी जो मूवमेंट्स हैं वो भी एक तरह की क्या है, मोशन है. देयर मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज. और ऐसा भी हो सकता है कि जो मोशन है, पहले कोई चीज स्ट्रेट चली, फिर सर्कुलर हो गई, फिर वाइब्रेट करे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोशंस भी पॉसिबल है. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन. तो बेसिकली हम किस पर फोकस करेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन पे. वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल equations and graphs, and later we shall discuss ways of describing circular motion. तो ये concepts हैं जो हम इस chapter में पढ़ने वाले हैं. So next एक activity है जो आप खुद करके देखेंगे. What is written here? Activity 8.1 that discuss whether the walls of your classroom are at rest or in motion. तो अभी आप घर पे हैं तो आप घर पर walls को observe कीजिए कि क्या वो rest पर हैं कि motion पे हैं. तो ऑब्वियसली दे आर एट रेस्ट, राइट? लेकिन अगर हम बाहर से देखें, अगर हम अर्थ के मूवमेंट को देखेंगे, तो क्योंकि अर्थ मूव कर रही है सन के अराउंड, so you can also say that no, they are moving along with the earth. So that is what the perception can be. It can vary from person to person. Similarly, let us do another activity. Have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? कभी ऐसा लगा है जब आप स्टेशनरी एक ट्रेन रुकी हुई होती है और आप उसमें बैठे हो, तो आपको ऐसा कब लगता है? जब सामने कोई ट्रेन जा रही होती है तेजी से, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी भी ट्रेन मूव कर रही है, राइट? सो ये एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं तो हमें उससे मोशन के बारे में काफ़ी चीज़ों का पता चलता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. थिंक एंड एक्ट. वी समटाइम्स are endangered by the motion of objects around us, especially if that motion is erratic. क्या बोला गया है? That sometimes कुछ मोशंस जो होती है वो हमारे लिए बहुत डेंजरस होती हैं, जैसे फ्लड्स का आना, अर्थक्वेक्स का आना. ये वो मोशन है. पानी नॉर्मली रिवर्स में बहता है तो हमें अच्छा लगता है, राइट? वी नीड रिवर्स और कोई डेंजरस नहीं होता. लेकिन जब फ्लड्स की फॉर्म में पानी इतनी तेजी से आता है, उसका मोशन फ्लड्स का रूप ले लेता है, देन इट इज वेरी डेंजरस फॉर अस. तो यहाँ पर इरेटिक वर्ड जो लिखा है उसका मतलब क्या है? यू कैन से इट कैन बी अनप्रिडिक्टेबल, जिसका हमें पहले से पता ना हो, एंड अनकंट्रोल्ड आ जाए. जैसे कि हम अर्थ क्वेक की बात करें या फ्लड्स की बात करें, तो इस तरह के मोशन जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं. और वहीं अगर मोशन कंट्रोल्ड हो जाए, जैसे रिवर्स और डैम्स क्रिएट किए गए हैं, तो यही मोशन इट कैन बी वेरी हेल्पफुल, लाइक फॉर ह्यूमन बींग्स जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. ये भी पानी से हो रहा है. और फ्लड से क्या हो रहा है कि हमें बहुत ही नुकसान होता है फ्लड से. सो सम मोशंस दे कैन बी dangerous for human beings, while some can be very very fruitful or advantageous, right? Next, let us describe motion. Describing motion. We describe the location of an object by specifying a reference position. अब ये बहुत ज़रूरी है. Let us understand this by an example. चलिए इसको समझते हैं कि मेरे पास अभी यहाँ पर एक ये जो डॉट मैंने लगाई है, दिस इज द ओरिजिन. ओरिजिन का मतलब होता है मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया. सो जैसे यहाँ लिखा है कि लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. तो मैंने मान लिया कि ये जो हमारा डॉट है, दिस इज रेलवे स्टेशन. दिस इज व्हाट? रेलवे स्टेशन. अब यहाँ से जो नॉर्थ की साइड है, यहाँ से नॉर्थ की साइड पर 2 किलोमीटर नॉर्थ की साइड पर क्या है? रेलवे स्टेशन है, राइट? हियर इज अ रेलवे स्टेशन. तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन की 2 किलोमीटर अबव यहाँ पर क्या है? स्कूल है. तो अगर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर पर स्कूल है, तो लेट अस से मेरा घर यहाँ पर है. इफ माई हाउस इज हेयर एंड द स्कूल इज ओनली 1 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, ओनली 1 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, तो फिर आप बताइए कि स्कूल की पोजीशन क्या हुई?
स्कूल की पोजीशन को बताने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर क्या लिया है, रेलवे स्टेशन। अगेन लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ की पोजीशन बतानी है तो हमें उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ वी आर टेकिंग द रेफरेंस पॉइंट, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैंने आपको बोला कि दिस इज़ माई पोजिशन ऑफ स्कूल, सो आई कैनॉट से द स्कूल इज एट दिस पोजीशन, हम क्या बोलेंगे, स्कूल मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब जहां से मैं इसको नाप रही हूं, वेदर इट इज माई होम, वेदर इट इज रेलवे स्टेशन, राइट, ये मैंने रेलवे स्टेशन से नापा, ये मैंने होम ले लिए यहां से नापा, तो यहां से डिस्टेंस इसका कुछ और होगा, यहां से इसकी पोजीशन कुछ और होगी। सो दैट इज व्हाट इट इज मेंट हेयर, दैट we have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. Now, we could have also chosen other रेफरेंस पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। जरूरी नहीं हमेशा रेलवे स्टेशन को ही हम रेफरेंस पॉइंट बनाए, कोई और रेफरेंस पॉइंट भी हम चूज कर सकते हैं। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हमें किसी की भी पोजीशन बतानी है, हमें उसके लिए रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं, वो लेना जरूरी है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में पढ़ते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन, the simplest type of motion is the motion in the straight line. We shall first learn to describe this by an example. अब example क्या है? Consider the motion of an object moving along a straight path. The object starts its journey from O. तो O को हमने क्या ले लिया? Origin. जहां से journey start हो रही है, that is origin, which is treated as the reference point. तो हमारा reference point हो गया O. Now let A, B and C represent the position of the object at different पॉइंट्स। डिफरेंट पॉइंट्स पे जो पोजीशन उसने कवर करी, दैट इज ए, बी एंड सी। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड इट रीचेस ए। तो इसका मतलब ओ से कहाँ गई पोजीशन, कहाँ गया ऑब्जेक्ट, ओ से पहले कहाँ गया, सी पर, सी से कहाँ गया, बी पर, और बी से कहाँ गया, ए पर। लेट अस सी हाउ। दिस इज अ डायग्राम ऑफ इट, कि ये हमारा जो है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन। तो ओरिजिन से हमने यहां मूव करना शुरू किया। सो दिस इज द पोजीशन सी, दिस इज द पोजीशन बी एंड दिस इज द पोजीशन ए। सो व्हाट हैपेंस कि ओरिजिन से जब हम जा रहे हैं, वी हैव मूव्ड टू सी, देन वी मूव्ड टू बी एंड देन वी रीच्ड ए, राइट। सो नाउ व्हाट हैपेंस, आप देखिए कि ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं, दैट इज 10, 15, 20, ये किलोमीटर्स में है, राइट। तो इसका मतलब पोजीशन सी जो है वो ओ से कितनी दूर है, 25 किलोमीटर्स। उसके बाद 35 किलोमीटर्स पर क्या आया, बी एज कंपेयर टू ओ, और 60 किलोमीटर्स फ्रॉम ओरिजिन ओ क्या आ रहा है, ए, राइट। सो अगेन लेट अस सी कि हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन ओ है, ओ से हमने मूव करना शुरू करा एंड वी रीच्ड सी जो 25 किलोमीटर पे है, देन वी रीच्ड बी, देन वी रीच्ड सी। तो इसका मतलब अगर हमारी कोई भी चीज डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो हम डिस्टेंस कैसे नापेंगे। अगर मुझे ए तक का डिस्टेंस नापना है तो बताइए कितना हुआ, इट इज स्टिल 60 किलोमीटर। ओ से अगर कोई भी चीज सी और बी के थ्रू होती हुई ए तक पहुंची, तो उसने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर ट्रेवल किया। नाउ लेट अस से कि कोई भी वो जो चीज की हम बात कर रहे हैं, द कार, लेट अस से इट हैज रीच्ड ए पोजीशन। अब इसने ए से वापस जाना शुरू कर दिया and it moves to B and then reaches C. अब C पर जाकर वो स्टॉप हो गई, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, उसने कितनी मूवमेंट करी। पहले तो वो O से गया C तक, देन B, देन A विच इज 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर के बाद अगर वो मूव बैक कर रहा है C तक, तो C से लेकर A तक कितना डिस्टेंस हो गया हमारा, इट इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 किलोमीटर्स उसने मोर ट्रेवल किया। सो दैट मीन्स 60 प्लस 35 वी हैव हाउ मच, इट इज ट्रेवलिंग 95 किलोमीटर इन टोटल। इन टोटल कितना हो गया, इट इज ट्रेवलिंग 95 किलोमीटर्स। अब आप ये देखिए कि अगर मैं कंपेयर करूं पोजीशन, कि जहां पहले ओ था, जीरो पर जहां पहले ओ था, और अब ए तक जाने के बाद जब वापस आ गई गाड़ी हमारी सी पर, तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने पोजीशन में कितना चेंज आया है।
पहले वो ओ पर था, अब कहाँ पहुंच गया, सी पर। तो अपनी पहली पोजीशन से जो लास्ट पोजीशन है गाड़ी की वो कितनी दूर है, सिर्फ 25 किलोमीटर, सिर्फ 25 किलोमीटर। तो यहाँ अब हमारे पास दो चीजें आ गई। जब हमने उसका एग्जैक्ट पाथ कवर करते हुए टोटल डिस्टेंस बताया कि उसने कितना ट्रेवल किया, जो कि 95 किलोमीटर आया था हमारे पास, दिस 95 किलोमीटर इज डिस्टेंस, राइट। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बात करूं कि ओरिजिनल पोजीशन से अब गाड़ी जहां पहुंची है यानी कि सी पर घूमकर आई है, तो सी तक कितना डिस्टेंस है, तो इट विल बी ओनली हाउ मच, 25। तो यहां हमारे पास दो चीजें हैं। ये जो 25 किलोमीटर है, ये जो पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ओ अब है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो यहां हम अब दो चीजों की बात करेंगे, एक डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। जब हम एक्चुअल पाथ जो कवर किया है चीज ने, उसका हम प्रॉपर पोजीशन मेजर करते हैं कि कितना पाथ ट्रेवल करा, दैट इज डिस्टेंस। लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो उसकी इनिशियल स्टेट थी और उसकी जो फाइनल स्टेट है, अगर हम उनको डायरेक्टली एक लाइन से नापकर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करें, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट इज हैपनिंग, लेट अस सी। द टोटल पाथ लेंथ covered by the object is OA or AC, OA plus AC, that is 60 plus 35, which is 95 kilometer, as I said, right? This is the distance covered. ये क्या है, distance covered जो 95 किलोमीटर है। To describe distance, we need to have or specify the proper route जहां से कोई भी चीज होकर गई है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे पाथ जानना जरूरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो मुझे सिर्फ ये जानना है कि किसी भी चीज ने जब मूव करना शुरू करा तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी और उसकी फाइनल पोजीशन क्या है। सपोज मेरे पास कोई भी चीज ए है, दिस ए इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड हेयर एंड हेयर। तो अगर मुझे डिस्टेंस पता करना है एंड इट इज रीच्ड हेयर विच इज द पॉइंट बी, तो अगर मैं देखूं तो ए ने ये ट्रेवल किया डिस्टेंस यहां से यहां तक, यहां और वापस। मुझे ये पूरा रूट का नाप पता होना चाहिए टू फाइंड द डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे सिर्फ ये जानना जरूरी है कि शुरू में चीज कहां पर थी और अब फाइनली चीज कहां पर है। अगर मैं इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दूं तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आया। तो यानी कि अगर वो चीज यहां से यहां होकर भी आ जाती वापस, तब भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही था, क्योंकि ओरिजिनल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम जगह पे है। अगर वो घूमकर यहां से आती एक सर्कुलर पाथ पर और यहां पहुंचती बी पर, तब भी डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टिल द फाइनल पॉइंट। जबकि डिस्टेंस क्या हो गया, सबके केस में डिस्टेंस अलग हुआ, यहां अलग डिस्टेंस है, यहां अलग डिस्टेंस है और यहां पर अलग डिस्टेंस है। सो द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक ही हो? बिल्कुल हो सकता है। अगर जो हमने अभी बात की थी कि ओरिजिन ओ है हमारे पास, इफ आई एम सेइंग आई हैव ओरिजिन ओ, तो ओ ओरिजिन से अगर गाड़ी सीधा ए पर जाती और वापस ना आती, तो यहां जो 60 किलोमीटर वाला डिस्टेंस था, गाड़ी ने 60 किलोमीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करा और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी क्योंकि ओ से लेकर ए तक यही है, तो यही इसका डिस्टेंस है और यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो यही एग्जांपल है जिसमें दोनों सेम हो सकते हैं। अब एक और चीज कंसीडर करते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। Yes, the displacement can be zero also. तो इसको अभी हम देखेंगे। टेक अ मीटर स्केल, पहले हम ये एक्टिविटी करते हैं, फिर हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है। टेक अ मीटर स्केल एंड अ रोप, वर्क फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट टू इट्स ऑपोजिट कॉर्नर अलोंग दिस साइड्स। Measure the distance covered by you and magnitude of the displacement. What difference would you notice? अब ये काम आपने खुद करके देखना है। आप बास्केटबॉल कोर्ट ले लो या कोई भी कमरा ले लो, what you have to do, जो आपका कमरा है, this is your room, आप इस कॉर्नर पर खड़े हो जाइए और आपने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन तक जाना है by traveling through वॉल साइड। यहां वॉल से होते होते आपने इस जगह से यहां पहुंचना है। तो दिस इज योर ओरिजिन, जहां से आप चलना शुरू हुए। दिस इज
द फाइनल पोजीशन, इसको ए नाम दे देते हैं. सो जो आपने ट्रेवल करा ये क्या है, डिस्टेंस. दिस इज द एक्चुअल पाथ दैट यू हैव फॉलोड. अब आपने इसको मेजर करना है कि आपने कितना मीटर, फुट, कितना कवर किया इसमें. अब ये तो हो गया डिस्टेंस, राइट. अब आपने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो क्या करोगे, आप यहां पर थे ओरिजिन पर और आप ए में पहुंच गए, ए पर. अब आपने डायरेक्टली एक लाइन खींचनी है यहां से यहां, एंड देन यू हैव टू फाइंड कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, यानी कि आपकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कितनी चेंज हुई है. तो ये जब लाइन का डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे, दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट. और ये जब आप टोटल पाथ फाइंड करेंगे, दिस विल बी डिस्टेंस. फाइन. सो ये एक्टिविटी आप करके देखेंगे एंड यू विल रिपोर्ट और टेल मी व्हाट आर योर कंक्लूजन्स और मेजरमेंट्स जो भी आई हैं, कितना डिफरेंस आया है. चलिए नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है. अब आपने ऑटोमोबाइल्स देखे होंगे, जो भी गाड़ियां होती हैं उसमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है अब तक का, या आगे डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगा होता है जिसे हम बोलते हैं ओडोमीटर. सो यहाँ कई बार डेफिनेशन आ जाती है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट व्हाट इज ओडोमीटर. इट इज द डिवाइस इन द ऑटोमोबाइल्स विच is used to measure the distance covered by the automobile. Fine. तो ओडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं, ऑटोमोबाइल्स. लेट अस से आपकी गाड़ी जो है वो 10,000 किलोमीटर चल पड़ी है, अभी अब जो रीडिंग है वो 10,000 शो हो रही है. एंड नाउ आप दिल्ली जब पहुंचे तो वहां पर क्या हो गया, 10,400 हो गया. सो दैट मीन्स आपने 400 किलोमीटर, कितना है आपका यहां से दिल्ली तक का डिस्टेंस आपकी पोजीशन से 400 किलोमीटर. तो ओडोमीटर आपको डिस्टेंस बता देता है. सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन. अब जब आप गए होंगे, जब आप मान लो यहां से दिल्ली तक गए होंगे, जहां भी आप बैठे हैं, तो आपने जो एग्जैक्ट सड़क पर रूट कवर किया है, तो जो ओडोमीटर बता रहा है वो डिस्टेंस बता रहा है. अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप मैप खोलिए, वहां पर कीज होंगी जिसमें मेजरमेंट होता है इन किलोमीटर्स. वहां आप अपनी पोजीशन से या भुवनेश्वर से, जैसे यहां पर बोला गया है फाइंड करने को, कि जिस भी पोजीशन पर आप बैठे हैं वहां से दिल्ली कितना दूर है, वो आप डायरेक्ट आप मेजर करके फाइंड कर सकते हैं. आपको फिर सड़क के थ्रू गोल घूमकर नहीं जाना, आपको डायरेक्टली भुवनेश्वर सिटी से न्यू दिल्ली सिटी तक एक लाइन मार्क करके की से पता करना है कि वो कितना किलोमीटर एग्जैक्टली है. तो जब आप डायरेक्ट डिस्टेंस देखते हैं भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच में, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. लेकिन जब आप भुवनेश्वर से दिल्ली बाय रोड जाएंगे तो जो कर्व्स वगैरह आप कवर करते हुए पहुंचेंगे, दैट इज डिस्टेंस. फाइन. तो ये भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं. यू कैन फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेरियस स्टेट्स, और यू कैन से द सिटीज और द प्लेसेस. चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले लेट अस डिस्कस वन थिंग कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है. अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होगा, सपोज आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन ए पोजीशन से मैंने शुरू करा. आई वेंट टू बी पोजीशन पर हम गए, देन आई वेंट टू सी, एंड देन आई वेंट टू डी, एंड देन आई वेंट बैक टू ए. अब ये कैसा मोशन हुआ कि इस केस में ए से बी, लेट अस से इट इज 2 किलोमीटर, बी टू सी इट इज अगेन 2 किलोमीटर, सी टू डी इट इज 3 किलोमीटर, एंड डी टू ए इट इज 4 किलोमीटर. तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 + 2 4 + 3 7 + 4 11 किलोमीटर्स का डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया. क्योंकि ओरिजिनल पॉइंट ए है, वहां से मैंने घूम के जो आया प्रॉपर डिस्टेंस, दैट इज 11 किलोमीटर्स. लेकिन अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूं तो दैट कम्स आउट टू बी 0, बिकॉज इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो कितना है, 0, कवर हुआ ही नहीं, हम तो वापस उसी जगह पर आ गए. सो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन ऑल्सो बी 0. बट अगर हम चले तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, बिकॉज अगर डिस्टेंस 0 है इसका मतलब हमारी पोजीशन जो है वो रेस्ट पर थी, रेस्ट पर है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, बजाय कि हम मूव भी करके आए हैं, इसके बावजूद हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, राइट. सो दिस यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, अ फ्यू क्वेश्चंस दैट आर कमिंग योर वे. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. तो वो अभी मैंने आपको explain किया. You can answer that. Now, these are the questions that you will try and answer me. A farmer moves along the boundary of a square field which has a side of
10 meter in 40 seconds, what will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 40 seconds? तो ये आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखना है बहुत ध्यान से. जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है आप इसको सॉल्व करके देखेंगे. इट इज 2 minutes and 20 seconds फ्रॉम इनिशियल पोजीशन. कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है आप वो निकालेंगे. ठीक है. एंड द अदर क्वेश्चन इज दैट which of the following is not true for the displacement, or which of the following is false statement. तो पहले लिखा है that displacement cannot be zero. अभी हमने पढ़ा that displacement can be zero. तो obviously ये वाली जो statement है this is false. The first statement is false, that displacement cannot be zero. No, it can be zero. और next क्या लिखा है that its magnitude is greater than the distance traveled by the object. This is क्या होगी ये? Again it will be false, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, ओरिजिनल पाथ, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है तो वो डिस्टेंस के बराबर तो हो सकता है बट उससे बड़ा जो है वो कभी भी नहीं हो सकता. एंड दिस सेकेंड क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू टू ट्राई. नेक्स्ट टाइम whenever we will start the lecture, we'll start by this example or this question and we will answer this question. I hope you have understood. Do try this question and read the chapter carefully. Thank you.